हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड दिसंबर में 99.82 परसेंटाइल के साथ किया है और मैं इसमें एंशियंट हिस्ट्री की पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने कई टॉपिक पहले से ही कवर करवा चुके हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना पे और उसका भवन निर्माण योजना कैसी थी, जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग दिखती है। और इसके अलावा वहाँ के नगर निर्माण योजना क्या थी, किस तरह की प्लानिंग की जाती थी, नगरों में नालियों की व्यवस्था क्या थी, सड़कों की व्यवस्था क्या होती थी, इन सब के बारे में बताएंगे। तथा ये भी बताएंगे कि ये अन्य अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण अपने महत्वपूर्ण समकालीन सभ्यता कैसे बनी। तो बात चल रही है, आज आ रही है सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना। क्या है? सिंधु सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना, यानी सिंधु घाटी की दो ऐसी मुख्य विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वह अपने समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं में विशिष्ट थी। उसमें आती है, पहली आती है सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना और दूसरी आती है भवन। क्योंकि चूंकि ये सभ्यताएं जो सिंधु सभ्यता थी या सिंधु जो सभ्यता थी ये क्या थी, शहरी सभ्यता थी। तो इस हिसाब से शहरी सभ्यता थी, तो इसमें क्या क्या नगर की प्लानिंग करी गई थी इसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, नगर निर्माण योजना। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना जो इसे विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। यानी सिंधु सभ्यता का प्रत्येक जो नगर था, सिंधु सभ्यता का प्रत्येक जो नगर था वो नदियों के किनारे स्थित था। क्या? नदियों के किनारे स्थित था। और इसके अलावा इसमें क्या प्लानिंग करी जाती थी, नदियों के किनारे स्थित होते थे जो भी मकान बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, पक्की पकाई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी प्रत्येक स्थल से पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। इन नगरों का जो नगर निर्माण किया गया था, नगर निर्माण योजना में क्या बताया गया, नगर निर्माण योजना में प्रत्येक जो नगर था वो कैसा बना था, प्रत्येक जो नगर था वो नदियों के किनारे स्थित था। नदियों के किनारे स्थित था। इसके अलावा क्या बताया गया है, प्रत्येक स्थल से पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी इस नगर निर्माण में प्रत्येक स्थल से पकाई गई ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कैसे मिलते हैं, पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, नगर निर्माण योजना जो थी अपने अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट थी। यहाँ के जो नगर निर्माण जो था, वो जो नगर बनाए गए थे वो नदियों के किनारे स्थित होते थे। इसके अलावा यहाँ से पकाई गई ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो नगर निर्माण बनाया गया था वो कैसा बनाया गया था, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। कैसा? ग्रिड पद्धति क्या होती है, ग्रिड पद्धति का मतलब हो गया चेस बोर्ड पद्धति पर आधारित था। चेस बोर्ड का मतलब ये हो जाएगा कि जो नगर निर्माण योजना करी गई थी वो इस तरह से बनाई गई थी, यानी पूरा जो शहर था वो खंडों में विभक्त था। ठीक है, इस टाइप से बने हुए थे, खांचे बनाए गए थे। इस टाइप से नगर निर्माण योजना जो करी गई थी वो इस टाइप से बनाई गई थी, यानी पूरी। और सड़क से उत्तर और दक्षिण को एक सड़क जाती थी जिसे राजपथ की संज्ञा दी जाती थी। और ये एक दूसरे को कहाँ, समकोण पे काटते थे। तो इस तरह से जो भी शहर बनते थे वो वृत्ताकार और आयताकार खंडों में बटे होते थे। तो आज बात कर रहे हैं कि जो सिंधु सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी वहां की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो ज्यादातर जो शहर मिले हैं, मोस्टली जो शहर मिले हैं वो कैसे मिले हैं, तो पहली जो विशेषता इसकी आएगी, ये तो मैं इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में बता रहा था कि सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना होती क्या है। तो मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगर निर्माण योजना, जो इसे
जो इसे विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से क्या बनाती है, जो इसे विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ का जो प्रत्येक नगर जो था वो नदियों के किनारे स्थित थे, प्रत्येक नगर नदियों के किनारे स्थित थे एवं यहाँ के प्रत्येक स्थल से पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ की जो नगर पद्धति बनाई गई थी वो ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति पर आधारित थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आप बात करेंगे, पहली विशेषता जो आती है इस नगर की वो आती है द्विस्तरीय नगर है। क्या है? द्विस्तरीय नगर, द्विस्तरीय नगर। और यहाँ से जो भी नगर देखने को मिलते हैं उनके नगर निर्माण योजना जो है, नगर निर्माण योजना की पद्धति जो है एक ही तरह के मिलती है। जैसे मान लो कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया और कालीबंगा। ये कुछ ऐसे शहर हैं जिनसे एक ही प्रकार के नगर निर्माण की योजना के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार की नगर निर्माण योजना के साक्ष्य मिलते हैं, एक ही प्रकार के नगर निर्माण योजना के, नगर निर्माण योजना के साक्ष्य मिलते हैं, नगर निर्माण योजना के साक्ष्य मिलते हैं। अब एक बात ये तो जाहिर हो जाती है कि अगर यहाँ के नगर जो बनाए गए थे एक ही प्लानिंग के तहत बनाए गए, क्योंकि जिस टाइप से, जिस तरह की सड़कें नालियों की व्यवस्था हड़प्पा में की जाती थी, मोहनजोदड़ो में की जाती थी, लोथल कालीबंगा में सभी जगह से एक ही प्रकार के नगर निर्माण योजना के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं द्विस्तरीय नगर की, जो इसकी मुख्य विशेषताएं, तो यानी ज्यादातर जो शहर देखने में मिले हैं, ठीक है, द्विस्तरीय नगर जो मिलते हैं। द्विस्तरीय नगर का मतलब हो गया कि प्रत्येक नगर जो था वो दो भागों में विभाजित था, प्रत्येक नगर जो था वो दो भाग में विभाजित था, दो भाग। एक होता था पूर्वी टीला, क्या होता था? पूर्वी टीला, और एक होता था पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। अब बात कर रहे हैं कि प्रत्येक नगर जो था वो दो भागों में विभाजित था, जिसे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला ये टा है और ये भी टा है। जो पश्चिमी टीला है इसे बोला जाता था दुर्ग। क्या बोला जाता था? पश्चिमी टीला जो होता था ये ऊंचा होता था और यहाँ इसे दुर्ग बोलते थे, यानी ऊंचे भाग पे बने होते थे। किस? ऊंचे भाग पर, ऊंचे भाग पर। और क्या होता था? इसे दुर्ग बोला जाता था, दुर्ग। ये दुर्ग होता था। ये जो पूर्वी टीला होता था इसे बोलते थे नगर। क्या बोलते थे? इसे हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। इसे बोलते थे नगर, नगर अवस्थित था, यानी पूर्वी टीला को नगर बोलते थे, वहां पे नगर अवस्थित था, यानी नगर स्थित होता था। तो बात कर रहे हैं इसकी, ऊंचे भाग पर होते थे, दुर्ग होते थे। तो जहां दुर्ग होता था वही राजा रहता था, और राजा रहता था इसलिए वहां पे प्रशासनिक भवन और सार्वजनिक भवन भी मिलते थे। दुर्ग थे, यहीं पे क्या मिलते थे? प्रशासनिक भवन और प्रशासनिक भवन और सार्वजनिक भवन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? दुर्ग में मिलते हैं। सार्वजनिक भवन जो भी बनाए जाते थे वो कहाँ बनाए जाते थे? पश्चिमी टीले पे ही बनाए जाते थे, यानी दुर्ग में बनाए जाते थे, ऊंचे भागों पे बनाए जाते थे, जहां राजा के परिवार के लोग, कुलीन वर्ग के लोग या पुरोहित या उनसे उनके जो बड़े बड़े पदों पे जो शामिल होने वाले ऑफिशियल्स थे वो लोग यहाँ रहते थे। अब बात आ रही है पूर्वी टीले की। पूर्वी टीला जो था इसमें नगर स्थित होता था, नगर यानी निचला टीला होता था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन रूप से लोग रहते थे? कारीगर रहते थे, कारीगर रहते थे, शिल्पकार रहते थे, शिल्पकार रहते थे, सामान्य क्या रहते थे? सामान्य नागरिक रहते थे, सामान्य नागरिक और श्रमिक, सामान्य नागरिक और श्रमिक रहते थे। ये चीज समझ में आ गई। यानी अगर सैंथो सभ्यता के नगरों के निर्माण की पहली विशेषता है तो प्रत्येक नगर जो था वो द्विस्तरीय भागों में विभाजित था, जिसमें दो भागों में विभाजित था। एक भाग का नाम था पूर्वी टीला, जिसमें नगर स्थित होता था। जो सैंथो सभ्यता का निचला भाग होता था उसमें कौन से लोग रहते थे? श्रमिक रहते थे, सामान्य नागरिक रहते थे, शिल्पकार, कारीगर आदि, यानी बहुसंख्यक जनता जो निवास करती थी वो नगर में स्थित रहे, पूर्वी टीले में निवास करती थी। लेकिन जो पश्चिमी टीला था ये ऊंचे होते थे, यानी इसे दुर्ग भी बोला जाता था। और यहाँ पर राजा के साथ संबंधित या राजा के द्वारा बनवाए गए प्रशासनिक भवन और सार्वजनिक भवन हुआ करते थे। यहाँ पर ऑफिशियल्स का मतलब बड़े बड़े पदों पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो अधिकारी निवास करते थे।
पुरोहित रहते थे, राजा के परिवार के अमीर वर्ग के लोग भी रहते थे। ये चीज समझ में आ गई कि द्विस्तरीय नगर। अब बात आ रही है कि द्विस्तरीय नगर कौन कौन से थे। तो पहला जो नगर आ रहा है उसका नाम है कालीबंगा। क्या है? पहला नाम है कालीबंगा। ये भी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित था। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला का मतलब हो गया नगर और पश्चिमी टीला का मतलब हो गया दुर्ग। ठीक है। तो यानी यहाँ के जो ज्यादातर जो नगर मिले हैं सैंडल सभ्यता के, वो लोग क्या थे, वो नगर जो थे रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। रक्षा प्राचीर का मतलब है कि अगर ये शहर बना हुआ था, ये दुर्ग अगर बना हुआ था और ये नगर था, तो इसको पूरी तरह से ढक दिया गया था, या चारों तरफ बाउंड्री से। रक्षा प्राचीर यानी सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि उन पे बाहर से कोई अटैक ना कर सके। तो इसे क्या बोल सकते हैं? एक ही रक्षा प्राचीर, दोनों रक्षा प्राचीरों से घिरे, दोनों ही रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। दोनों ही रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। ये चीज समझ में आई। और इस दुर्ग की एक विशेषता ये भी है, कालीबंगा का जो दुर्ग था, इसकी एक विशेषता और है जो मैं बता रहा हूँ, दुर्ग के द्विभागीकरण। यहाँ का जो दुर्ग था वो दो भागों में विभक्त था। दुर्ग के द्विभागीकरण का एकमात्र साक्ष्य जो मिलता है वो कालीबंगा से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ थोड़ा, क्योंकि जगह बची नहीं है। हाँ, कालीबंगा हो गया। लोथल और सुरको इसके बाद आएगा। ध्यान से देखना है, अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, दोनों ही रक्षा प्राचीरों से घिरे। तो दूसरा जो एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा हो जाएगा लोथल एवं सुरकोटदा। लोथल एवं सुरकोटदा। ये शहर भी किससे? दो भागों में विभक्त था। एक था नगर, क्या था? एक था नगर और दूसरा था सामान्य आवास। नगर और दूसरा था सामान्य आवास। सामान्य नगर मतलब सामान्य आवास, और नगर ये दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्ग। ये भी क्या था? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा। तीसरा एग्जाम्पल जो आ जाता है वो आ जाता है बनावली का। किसका आ जाता है? बनावली का आ जाता है। तो बनावली में भी यही भाग देखने को मिलते हैं। बनावली में क्या देखने को मिलता है? यहाँ से दुर्ग और आवास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? दुर्ग के और नगर, या सामान्य आवास बोल सकते हैं। सामान्य आवास के साक्ष्य मिलते हैं। ये कहता है, ये भी क्या रक्षा प्राचीर से घिरा था। रक्षा प्राचीर से घिरा। लेकिन यहाँ के दुर्ग की एक विशेषता थी, क्योंकि ये पहले एक बार और घिरा हुआ था। यानी क्या बोल देंगे, एक चकलबंदी, एक दुर्ग बंद से घिरा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बनावली का जो दुर्ग था वो एक बार, ये जो दुर्ग था ये एक बार तो ऐसे ढका हुआ था, दूसरा ये सामान्य आवास था, और फिर ये ऐसे। यानी ये रक्षा प्राचीर तो है सबके लिए, ये रक्षा प्राचीर किसके लिए? दोनों के लिए है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेकिन ये क्या है? दुर्ग है। तो दुर्ग के लिए दो बनाई गई थी व्यवस्था, यानी एक रक्षा प्राचीर अलग से बनाई गई थी और ये नगर था। तो इन दोनों के लिए एक है, लेकिन इसके लिए दुर्ग के लिए क्या हो गया? ये वाली रक्षा प्राचीर और ये वाली रक्षा प्राचीर। मैं ये बताना चाह रहा था, बनावली हो गया। ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये एक स्थान और पड़ता है धौलावीरा। क्या पड़ता है? धौलावीरा। ये भी रक्षा प्राचीर से घिरा था, लेकिन ये नगर जो था तीन भागों में विभक्त था। ये अपवाद स्वरूप में आता है, क्योंकि दुर्ग था, मध्यम नगर और निचला नगर। निचला पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जो तीन भागों में विभक्त था? धौलावीरा नगर ऐसा पार्ट था जो दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर तीनों से ही क्या विभक्त था। ये चीज समझ में आ गई।
और जो चनहुदड़ो है वहां से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी ये सभी जो थे रक्षा प्राचीर, यानी किलेबंदी करी गई थी। यहाँ की कालीबंगा की थी, लोथल था, सरकोटदा था, बनावली था, धौलावीरा का था। लेकिन अब इसका अपवाद एक देख लेते हैं। अपवाद में क्या आ जाता है? अपवाद में आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। चनहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब है चनहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक ये विशेषता हो गई कि द्विस्तरीय नगर होते थे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये आप तब तक नोट कर चुके होंगे। और बाद, हाँ ठीक है, इसके बाद मैं इसे रिकैप करवाऊंगा अच्छे से, ध्यान से देखना, ये वाली चीज चल रही है। ठीक है, तो द्विस्तरीय पहली विशेषता जो इसकी हो जाती है वो द्विस्तरीय हो जाती है। फिर आ जाता है दूसरी विशेषता जो है सड़कों का प्रतिबंधन। क्या? सड़कों का प्रतिबंध। सड़कों का प्रतिबंध कैसे किया गया था? सड़कों का प्रतिबंध कैसे किया गया था? तो यानी यहाँ की जो आवागमन की सुविधा थी, यानी सैंधव सभ्यता के जो नगरों के आवागमन की सुविधा थी वो उचित व्यवस्था थी। नगरों के आवागमन के लिए समुचित व्यवस्था करी गई थी। किसके लिए? आवागमन के लिए। आवागमन की समुचित व्यवस्था होती थी। आवागमन आवागमन की समुचित आवागमन की समुचित व्यवस्था आवागमन की समुचित व्यवस्था करी गई थी। यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या, उत्तर दक्षिण से लेकर, यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या थी, उत्तर दक्षिण से लेकर, मान लो ये सड़क है, उत्तर दक्षिण से लेकर क्या, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम एक दूसरे को कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी। ये चीज समझ में आ गई। ये जो मोहनजोदड़ो से ये जो मुख्य सड़क देखने को मिली है, ये इसकी जो, हाँ इसकी जो चौड़ाई देखने को मिली है, क्या है? चौड़ाई। ये जो मुख्य सड़क जो थी इसकी जो चौड़ाई देखने को मिली है वो मिली है 9.15 मीटर। कहाँ का? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे राजपथ 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 या प्रथम सड़क की संज्ञा दी गई। राजपथ या प्रथम सड़क की भी संज्ञा दी गई है। अब ये चीज समझ में आती है कि जो यहाँ सड़कों के प्रतिबंध की बात करी जाए तो यहाँ सिंधु सभ्यता के नगरों में आवागमन की समुचित व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, और यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो उत्तर और दक्षिण से लेकर पूरब और पश्चिम में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ के जो नगर थे वो एक दूसरे से क्या, आयताकार और वृत्ताकार खंडों में बटे हुए थे। क्या बटे थे? यहाँ के जो नगर थे, मान लो ये मान लो पूरे सड़क की प्लानिंग, ये मान लो पूरा हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो यहाँ से एक सड़क ये गई, एक सड़क ये गई, एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं? 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है, तो अन्य सड़कें भी बनाई गई थी। ये यानी ये ग्रिड नुमा बना हुआ था। ये शहर जो था इस टाइप से बना हुआ था, ग्रिड नुमा बना हुआ था। तो यानी जो अन्य शहर जो बन रहे थे वो क्या बन रहे थे? आयताकार और वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार खंडों में विभाजित हो जाते थे। तो क्या हुआ? वृत्ताकार या आयताकार खंडों में बटा हुआ था। आयताकार, वृत्ताकार या वृत्ताकार नहीं बोल सकते, आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार। हाँ, वर्गाकार क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्गाकार और आयताकार खंडों में विभक्त था। इन सड़कों के अलावा जो मुख्य सड़क थी इसको जोड़ने वाली अन्य छोटी सड़कें भी थी। जैसे मान लो ये मेन सड़क है, ये जो मेन सड़क गई है, ठीक है, इसे राजपथ, ये मुख्य सड़क होती थी मोहनजोदड़ो की चौड़ाई, ये मान लो ये मुख्य सड़क हो गई। इसको जोड़ने वाली अन्य सड़कें भी होती थी, इसको जोड़ने के लिए अन्य सड़कें भी होती थी। जो छोटी छोटी सड़कें होती थी वो इस सड़क से जुड़ती थी, ये मुख्य सड़क से जुड़ती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई। किसे? ऑक्सफोर्ड, किसकी? ऑक्सफोर्ड सर्कस। अब ये चीज समझ में आ गई होगी, ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या थी? जब एक बड़े नगर की मुख्य सड़क से जब
छोटी छोटी अन्य सड़कें, यानी बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें जब एक मुख्य सड़क से मिलती थी तो उसे ही ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई है। अब बात आ रही है सड़कें जो बनाई गई थी, ठीक है, सड़कों के दोनों तरफ नालियों की समुचित व्यवस्था करी गई थी। सड़कों की मेन जो सड़क होती थी, सड़कों के दोनों तरफ ही, मान लो ये सड़क है, ये मान लो ये उत्तर दक्षिण की सड़क है, तो इसके किनारे किनारे के नालियों की समुचित व्यवस्था करी गई थी, जिससे शहर का गंदा पानी निकलता था, जिससे शहर का गंदा पानी निकलता था। ये मेन सड़क है, ये है मेन सड़क, और यहाँ से नालियों की समुचित व्यवस्था करी गई थी, जिससे नगर का गंदा पानी निकलता था। इसको पक्की ईंटों से ढक दिया गया था, यहाँ की जो नालियां थी इसे पक्की ईंटों से ढक दिया गया था, तथा इसकी सफाई के लिए जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे। क्या मेन होल बनाए गए थे, यहाँ जैसे मेन होल बना दिए गए, यहाँ से घुस के फिर इसकी सफाई करी जाती थी। जैसे आजकल के जो शहर देखने को मिलते हैं, पूरी इसी तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। सड़कों के किनारे मेन होल बनाए जाते थे, सड़कों पे कूड़ा कचरा ना इकट्ठा हो इसके लिए कूड़ेदान की समुचित व्यवस्था करी गई थी। यानी शहरों में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। ये चीज समझ में आ गई। ये मेन होल होते थे जिन्हें किससे, पत्थर से ढक दिया जाता था। जो मेन होल होते थे, मेन होल, इन्हें क्या पत्थर से ढक दिया जाता था, पत्थर से ढक दिया जाता था, पत्थर से ढक दिया जाता था। जिन्हें किस चीज से ढक दिया जाता था, पत्थर से ढक दिया जाता था। ये चीज समझ में आ गई। पत्थर से इन्हें क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। यहाँ की जो सड़कें जो थी, ठीक है, ये क्या थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो बिल्कुल ही इससे मिलती जुलती मेन सड़क से थी। साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता था। सड़कों की और कालीबंगा से सड़कों को पक्की करने की भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी यहाँ की जो सड़कें थी वो कच्ची थी, जैसे कि सड़कों के कच्ची होने के साक्ष्य मिलते हैं, जगह जगह पे गड्ढे खुदे हुए थे। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर सड़कों के प्रबंध की बात आ जाए तो मैं बोल देता हूँ कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, सैंधव सभ्यता के नगरों में आवागमन की समुचित व्यवस्था की गई थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो उत्तर दक्षिण से लेकर पूर्व पश्चिम से जाते हुए एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से ये प्रत्येक जो नगर था वो वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त था। मोहनजोदड़ो के जो मुख्य सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी मिली, 9.15 मीटर मिली है, जिसे राजपथ या प्रथम सड़क की भी संज्ञा दी गई है। जिसे किसे सड़क की भी संज्ञा दी गई। अन्य छोटी छोटी सड़कें भी थी जो सड़क की, जो शहर की मुख्य सड़क से जुड़ती, जो मेन सड़क से जुड़ती थी, इसलिए उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस की भी संज्ञा दी गई। यहाँ की सड़कें जो थी वो कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। किसकी, कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। लेकिन कालीबंगा में सड़कों की पक्की होने का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे जो नालियों की व्यवस्था करी गई थी सड़कों के किनारे, ठीक है, उससे शहर का गंदा पानी निकाल दिया जाता था मकानों का। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सड़कों के किनारे साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता था। और नगरों, सड़कों के किनारे पे जगह जगह पे, यानी एक उचित दूरी पे मेन होल बनाए गए थे, जिससे कि नालियों की सफाई आसानी से की जा सकती थी। और इन मेन होल जो होते थे इन्हें पत्थर से ढक दिया जाता था। अब इसकी जो तीसरी विशेषता आती है वो आती है नालियों का प्रबंधन। तीसरी विशेषता जो आती है वो है नालियों का प्रबंधन। नालियों का प्रबंधन। अब ये तीसरी विशेषता जो आ रही है, इसकी सड़कों का प्रतिबंध हो गया। नगर निर्माण योजना किस तरह से बनाई गई थी, द्विस्तरीय नगर होते थे। तीसरी बात आ रही है कि यहाँ की नालियों की प्रबंधन व्यवस्था कैसी थी। तो बात करें यहाँ जल निकास की, जो अत्यधिक व्यवस्था जो थी वो अत्यधिक उच्च कोटि की थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जो नालियों में पानी निकालने की जो व्यवस्था करी गई थी वो बिल्कुल ही उच्च कोटि की थी। किसके साथ, उच्च कोटि की थी। सड़क के दोनों तरफ ही, अभी बता रहा था कि सड़क के दोनों तरफ ही क्या था, नालियों की उचित व्यवस्था की गई थी, जिससे शहर का गंदा पानी जो था वो निकाल दिया जाता था। क्या निकाल दिया जाता, शहर का गंदा पानी निकाल दिया जाता था। नालियों को पत्थर से ढक दिया जाता था, नालियों को पत्थर से ढक दिया जाता था। और ये जो नालियां होती थी, जो छोटी छोटी नालियां होती थी, ये शहर के बाहर एक मेन नाले से जुड़ जाती थी। नालियों का प्रबंधन जो किया गया था वो उच्च कोटि की व्यवस्था थी। उच्च कोटि की
उच्च कोटि की व्यवस्था थी। ये चीज समझ में आई। गंदा पानी निकाल दिया जाता था, गंदा पानी निकाला जाता था, गंदा पानी निकाला जाता था। मकानों से छोटी छोटी नालियां निकलती थी, मकानों से छोटी छोटी, मकानों से छोटी छोटी बहुत सारी जो नालियां थी वो किससे जुड़ जाती थी? एक मेन नाली से जुड़ जाती थी, एक मुख्य नाली से जुड़ती थी, एक मुख्य नाली से जुड़ती थी, एक मुख्य नाली से जुड़ती थी। और यही मुख्य जो नाली होती थी ये सार्वजनिक नाली से जुड़कर सार्वजनिक नाली से जुड़ती थी, सार्वजनिक नाली से जुड़ती थी, सार्वजनिक नाली से जुड़ती थी। और इसके थ्रू ही क्या करता था? पूरे शहर का जो गंदा पानी होता था वो शहर के बाहर चला जाता था। यानी अब ये चीज समझ में आ गई। सैंधव सभ्यता का जो एकमात्र जो साक्ष्य मिलता है, सैंधव सभ्यता का जो एकमात्र साक्ष्य मिलता है कालीबंगा, कालीबंगा से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिलता है। यानी अपवाद स्वरूप अगर देख लिया जाए तो यहाँ की जो नालियां बनाई जाती थी वो कच्ची मिट्टी की होती थी, ठीक है, कच्ची। उन्हें पत्थरों से ढक भी दिया जाता था। कैसे? पत्थरों से ढका जाता था, पत्थरों से ढक दिया जाता था, ढक दिया जाता था। अब जो यहाँ की मुख्य विशेषता जो अपवाद में आ रही है वो मैं लिख देता हूं। अपवाद है लकड़ी की बनी नाली का, लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य जो मिलता है, एकमात्र साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है कालीबंगा से। कहां से मिलता है? कालीबंगा से। इससे पहले मैंने क्या बताया था? कालीबंगा से किस चीज का अपवाद मिलता है? दुर्ग के द्विभागीकरण, यानी जितने भी नगर है वो द्विस्तरीय हैं, लेकिन यहाँ है नगरों के द्विभागीकरण का। ये दुर्ग जो था कालीबंगा में वो भी दो भागों में बटा हुआ था, उसका एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से दूसरा क्या मिलता है? कालीबंगा से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिलता है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी। जल निकास की जो योजना थी, यहाँ की जो जल निकास की योजना थी अत्यधिक उच्च कोटि की थी। प्रत्येक सड़क क्या थी? प्रत्येक सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ पक्की ईंटों की नालियां बनाई जाती थी। प्रत्येक सड़क की दोनों ही तरफ पक्की ईंटों की नालियां बनाई जाती थी, ठीक है, जिससे शहर का क्या करता था? गंदा पानी निकाल दिया जाता था। सड़क के किनारे जगह जगह पे मेन होल बनाए जाते थे, और मेन होल बनाए जाते थे उन्हें पत्थरों से ढक दिया जाता था, तथा साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई थी। सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे गए थे, ठीक है। यहाँ की जो नालियां थी, छोटी छोटी जो नालियां थी, एक मेन नाली थी यानी एक मुख्य नाली से जुड़ती थी, और यही मुख्य नाली जो थी वो सार्वजनिक नाली से जुड़कर सारे शहर का गंदा पानी जो था वो शहर के बाहर निकाल देती थी। और यहाँ ये जो नालियां थी उन्हें पत्थरों से ढक दिया जाता था। अब एकमात्र अपवाद जो मिलता है यहाँ से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य जो मिलता है वो एकमात्र कालीबंगा से मिलता। अब यहाँ से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नालियों की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था जो है, नालियों की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था, यानी नालियों की इतनी अच्छे से जो प्लानिंग की गई थी, नालियों की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था जो है उस समय तत्कालीन समय में अन्य किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। शायद इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना में नालियों को विशिष्ट महत्व दिया जाता है। जल निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था जो थी वो 18वीं शताब्दी में लंदन एवं पेरिस में भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो अब ये नालियों का प्रबंधन हो गया, सड़कों का प्रतिबंध हो गया था, नगर जो थे वो द्विभागीकरण या द्विस्तरीय नगर होते थे। अब इधर थोड़ा इसके बारे में और लिख देते हैं, वो लिखता हूं मैं इधर, ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सड़क जल निकासी की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था, जल निकासी की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था, सुनियोजित व्यवस्था विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती। विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती।
ये चीज समझ में आ गई। जल निकास की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला, जल निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था, यानी जल निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था जो थी, जल निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था, जल निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था जो थी 18वीं सदी में लंदन और पेरिस में भी देखने को नहीं मिलती। लंदन और पेरिस में भी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब एक बार इसको पूरी तरह से मैं समराइज कर दे रहा हूँ यहाँ की नगर निर्माण योजना को। मैं ये बात बता रहा हूँ कि सैंधव सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी, ये क्या थी, सबसे अधिक उच्च कोटि की थी, जो विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती। यहाँ के जो नगर निर्माण योजना करी गई थी वो बिल्कुल एक रूप जैसे शहर बनाए गए थे, जैसे मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, यानी इस तरह के जो शहर थे। ठीक है, यहाँ के नगरों में बिल्कुल कैसी व्यवस्था करी गई थी, यहाँ के जो नगर थे वो एक रूप जैसे बने हुए थे, एक रूपता देखने को मिलती थी यहाँ के। यानी प्रत्येक जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था, यानी जो भी नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। पहला भाग जो होता था वो पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला के नाम से पूर्वी टीला या नगर के नाम से जाना जाता था। जो निचला टीला होता था जहाँ पे श्रमिक, कारीगर, शिल्पकार और सामान्य नागरिक निवास करते थे, और दूसरा जो भाग होता था उसे पश्चिमी टीला या दुर्ग के नाम से जाने जाते थे, या वो उस नगर का ऊंचा उठा हुआ भाग होता था जहाँ पे दुर्ग होता था, प्रशासनिक भवन होते थे, और क्या होते थे, वहीं पे सार्वजनिक भवन भी बनाए जाते थे। जैसे मान लो बनावली में दुर्ग, और क्या सामान्य आवास क्षेत्र या नगर क्षेत्र देखने को मिलता है। कालीबंगा में ऐसा ही है, चनहुदड़ो, लोथल, सुरकोटदा में। और जितने भी सैंधव सभ्यता के नगर मिले हैं वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे मिलते हैं। क्या मिलता है, रक्षा प्राचीर से, यानी किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। केवल अपवाद में एकमात्र ऐसा साक्ष्य आता है जिसका नाम है चनहुदड़ो, जहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये चीज हो जाती है बटे हुए थे। दूसरी बात आती है कि यहाँ से सड़कों का जो प्रतिबंधन किया गया था, यानी सैंधव सभ्यता के जो नगरों में आवागमन की जो सुविधा थी वो बहुत ही समुचित व्यवस्था करी गई थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो पूरब से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इस तरह से जो ये प्रत्येक जो नगर था वो वर्गाकार और आयताकार खंडों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ के जो नगर बटा हुआ था ये चीज समझ में आई। यहाँ पर जो अन्य जो छोटी छोटी सड़कें थी जो मुख्य सड़क से जो जाके मिल जाती थी, उन्हें ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई है। उन्हें ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई। ये चीज समझ में आ गई। जो मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क की जो चौड़ाई देखने को मिलती वो मिलती 9.15 मीटर, जिसे राजपथ या प्रथम सड़क की भी संज्ञा दी गई। यहाँ से जो नालियों के प्रबंधन की बात, तीसरी जो मुख्य और सबसे अच्छी व्यवस्था जो देखने को मिलती है सैंधव सभ्यता की, वो मिलती है नालियों का प्रबंधन। यानी यहाँ के जो नालियों का प्रबंधन किया गया था, पानी की जो उच्च निकालने की, जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की व्यवस्था थी। यहाँ का जो नगर का जो गंदा पानी था इन नालियों के द्वारा ही निकाला जाता था। सड़क के दोनों तरफ ही नालियां बनाई गई थी, सड़क के दोनों तरफ नालियां बनाई जाती थी, और क्या कच्ची नालियां बनी थी, सड़क के दोनों तरफ ही नालियां बनाई गई थी, और उनमें मकानों से छोटी छोटी जो नालियां थी वो जाके सड़क के किनारे वाली नाली से मिल जाती थी, और वही नाली, ठीक है, वही नाली जाके एक मुख्य नाली में मिल जाती थी जो सड़कों से निकल के, और एक नाली जो थी वो सार्वजनिक जो नाली आती थी पूरे शहर के नगर के पानी को लेके निकलती थी, जो आज के नगरों की जैसे व्यवस्था होती है। ठीक है, और वो जो नाला था वो किससे, पत्थरों से ढक दिया जाता था। वहां पे मेन होल बना दिए गए थे जगह जगह पे, जहां से सफाई करी जा सकती थी, और जब सफाई नहीं होती तो उसे ढक दिया जाता था। ठीक है, पत्थरों से ढक दिया जाता था ये चीज। अब एकमात्र अपवाद मिलता है कि जो लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। जल निकासी की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या यहाँ के जो नगरों में देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसी समुचित व्यवस्था जल निकासी की तत्कालीन उस समय, यानी 18वीं सदी में भी देखा जाए या उस समय तो तत्कालीन सभ्यता में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर 18वीं सदी तक देखा जाए तो लंदन और पेरिस में भी ऐसी समुचित व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। शायद इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता
दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है कि यहाँ के भवन निर्माण की। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ भवन निर्माण की, आप लोग ये नोट कर चुके हो आसानी से। देख लेते हैं यहाँ की भवन निर्माण योजना, बहुत आसानी से समझाया जा रहा है। जैसे आजकल के नगरों की व्यवस्था होती है, बिल्कुल ऐसी ही सड़कों की व्यवस्था थी। जैसे मान लो कि गांव के बीचों बीच में एक सड़क है जो उत्तर पूरब और पश्चिम को काटते हुए जा रही है। जैसे मान लो, हाँ, आजकल के जो सुनियोजित नगर बसाए जा रहे हैं, जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, या चंडीगढ़ जो बसाया गया है, वो मुख्य सड़क कैसे बनाया गया है। मान लो अगर आज मैं चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपने हड़प्पा को समझाने के लिए। ठीक है, हड़प्पा को समझाने के लिए चंडीगढ़ हो गया, या ग्रेटर नोएडा ले लेते हैं, ग्रेटर जो नोएडा आजकल बन रहा है। ठीक है, तो इस शहर के जो किस तरह से बनाया गया, एक मुख्य सड़क है। ठीक है, ये मुख्य सड़क हो गई, ये चीज समझ में आ गई, ये मुख्य सड़क हो गई और ये मुख्य सड़क हो गई। अब क्या हुआ, ये जो क्या हो गई, ये पूरब से पश्चिम हो गई, पूरब से पश्चिम हो गई, ये उत्तर से दक्षिण हो गई। इस नगर को काट रही है, कितने डिग्री पे काट रही है, 90 डिग्री पे, यानी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब यहाँ का जो नगर था, अब सारा जो नगर था वो इसी तरह से तो नहीं बसा था, क्योंकि यहाँ भी घर होंगे, यहाँ भी घर होंगे, यहाँ भी घर। तो इस तरह से व्यवस्था ये करी गई थी कि ये जो नगर तो ग्रिड व्यवस्था में बसा हुआ था, यानी प्रत्येक जो सड़क थी वो एक दूसरे नगर को कैसे काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। इस तरह से व्यवस्था करी गई थी। अब अगर इस तरह से करी गई तो यहाँ पे ऐसे भी सड़कें गई थी, यहाँ से ऐसे भी सड़कें गई थी, और यहाँ की जो सड़कें थी वो मुख्य सड़क से जुड़ जाती थी, ऐसे गई थी, ऐसे गई थी। ठीक है, अब सपोज करके देखो, ये मुख्य सड़क जो थी इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती थी। किसे, राजपथ की संज्ञा दी थी। मोहनजोदड़ो 9.15 मीटर चौड़ी है, लंबी नहीं, 9.15 मीटर ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, ये है मुख्य सड़क है। ठीक है, अब यहाँ से जो अन्य छोटी छोटी जो सड़कें मिल जाती थी, यहाँ से अन्य जो छोटी छोटी सड़कें मिल जाती थी इस सड़क से, इन सड़कों को ही तो बोला गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या बोला गया, ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी जाती है। ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी जाती है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गई, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कों को निकलने की जो समुचित व्यवस्था करी गई थी, आवागमन की सुविधा आसानी से हो जाएगी जब इस तरह की समुचित व्यवस्था। पूरा जो नगर था वो ग्रिड पद्धति में बसा हुआ था, और यहाँ के जो नगर शहर या शहर थे कैसे थे, वर्गाकार हो सकते थे या आयताकार हो सकते थे। इस तरह की पद्धति में ही तो बसे हुए थे। बस सड़कों से केवल इतना ही जानना है। अब रही बात यहाँ के जो मकान बने थे, जो भवन निर्माण किया गया था, ठीक है, जो भवन निर्माण किया गया था, जो सड़कों के किनारे जो मकान बने होते थे वो 2 मंजिला होते थे या 3 मंजिला होते थे। कितने, 2 मंजिला होते थे या फिर 3 मंजिला होते थे। 2 मंजिला या 3 मंजिला के साक्ष्य मिलते हैं देखने को। और क्या मिलता है, यहाँ की जो सड़कें थी जो 2 मंजिला 3 मंजिला बनाए गए थे, यहाँ की जो छतें होती थी वो लकड़ी की दीवारों की बनी होती थी, लकड़ी की बनाई जाती थी। और यहाँ जो सीढ़ियों के साक्ष्य जो मिले, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का अगर आपने चित्र देखा होगा तो याद देखा होगा कि ईंटों की बनी होती थी। कैसा बना होता है, ईंटों की बनाई गई होती थी। और वो प्रत्येक घर जो बनाया गया था, ठीक है, प्रत्येक जो घर बनाया गया था उसके मध्य में आंगन होता था। ये क्या हो गया, आंगन हो गया, आंगन हो गया। चारों तरफ कमरे बने होते थे, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, बीच में आंगन होता था। ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत। खोल दे।